Hello student, welcome to BCP Academy online classes. Dear student, in the previous video, I was discuss about the factors affecting to the capital structure of a company. कैसे कोई फैक्टर्स को कौन कौन से फैक्टर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं उस पर मैंने 4 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स। ये भी एक फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इफ द बोरोड फंड्स आर अवेलेबल टू ए बिजनेस इंटरप्राइज एट ए लोअर रेट, मतलब कि बोरोड फंड का मतलब क्या हुआ, जो आप उधार लेते हैं, उधार लेने वाला जो फंड है अगर वो बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए लोअर रेट पे अवेलेबल हो, मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो, इट इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी टू यूज डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये इंकरेज करता है कंपनी को और कंपनी की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है कि वो इस कैपिटल स्ट्रक्चर को में अपने डेब्ट का यूज कर सकता है। थस इट कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लो, मोर डेब्ट कैन बी एम्प्लॉयड एज अगेंस्ट इट इफ द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज हाई, मोर ऑफ द इक्विटी में बी यूज। अगर यही कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो, अगर अधिक हो, लो ना हो उसका रेट, तो अधिक होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी को यूज किया जा सकता है, उस केस में वो बोरोइंग नहीं करेगा कंपनी। देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर हाई है, अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट हाई है तो क्या करेगा, इश्यू इक्विटी, यानी कि वो शेयर इश्यू करेगा। अगर लो है तो वो डेब्ट इश्यू करेगा, मतलब डिबेंचर्स इश्यू करेगा। नेक्स्ट है टैक्स रेट। One of the prime reasons for considering debt a cheaper source is that the interest is treated as a deductible expense. तो जो टैक्स रेट होता है वो एक वन ऑफ द प्राइम रीजन्स है फॉर कंसिडरिंग द डेब्ट ए चीपर सोर्स इज दैट द इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। मतलब जो हम लोन लेते हैं अगर उस पर पेड किया गया इंटरेस्ट अगर हमको हमारे टैक्स में से डिडक्टिबल होगा, मतलब अगर मुझे टैक्स पेड करना है तो उसमें से जो जितना हमने लोन पे इंटरेस्ट पेड किया है वो इंटरेस्ट उस टैक्स में से लेस हो जाए, मतलब वो इंटरेस्ट डिडक्टिबल हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें से उसको हम डेब्ट को यूज कर सकते हैं। एज ए हायर टैक्स रेट फर्दर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। जितना हायर टैक्स रेट होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, मेक्स इट प्रिफरेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इस तरह से आप डेब्ट को, डिवेंचर्स को आप एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ ए कंपनी इज टेकिंग डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड द टैक्स रेट इज 30%, द नेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट in this case is only 7%. Therefore, if the tax rate is high, higher proportion of debt may be used or vice versa. तो ऐसे ही अपोजिटली क्यों, क्योंकि देखिए कंपनी ने टेकिंग डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% और टैक्स रेट 30% है ना, तो उस केस में आप 30% टैक्स रेट है और 10% आपका डेब्ट है, यानी कि 10% में से आपका जो इंटरेस्ट है 10% वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि इन दिस केस ओनली कितना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, 7% ही पड़ेगा। ठीक है, इस केस में अगर टैक्स रेट हाई है तो आप क्या करेंगे, डेब्ट इश्यू करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, और जो टैक्स डिडक्टिबल होगा वो सारा इंटरेस्ट डिडक्टिबल हो जाएगा। ऐसे में अगर लो है तो आप क्या करेंगे, मे इश्यू इक्विटी, मतलब शेयर इश्यू करेंगे, शेयर इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द इक्विटी शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल। ये भी देखिए, रिस्क कैपिटल एज दे आर द रेसिडुअल ओनर्स। देखिए जो कास्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है जो हम शेयर इश्यू करते हैं उसके कास्ट से मतलब है कि हम किस कास्ट से शेयर इश्यू करते हैं। देखिए कास्ट ऑफ इक्विटी, व्हेन डेब्ट इज इश्यूड बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट द कास्ट ऑफ इक्विटी गोज अप एज द रिस्क एज्यूम्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीजेज। अगर हमने
कुछ डेप्ट भी इश्यू किए और कुछ इक्विटी भी इश्यू किए हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस शेयर होल्डर्स पे क्या होता है, रिस्क जितना एज्यूम होता है वो बढ़ता जाता है। उसके एवज में अंडर नॉर्मल कंडीशन द इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट दैट द रिटर्न शुड मैच द रिस्क एज्यूम बाय देम। इसमें क्या है कि अगर जितना ही अधिक डेप्ट होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे? जैसे आप ज़्यादा अगर डेप्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट आप पेड करेंगे आपके प्रॉफिट में से ऑलरेडी वो कम होगा। तो जब प्रॉफिट आपका कम होगा तो ऑलरेडी उस पर रिटर्न डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो क्या होगा, कम होगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि टैक्स पेड करने के बाद से और इंटरेस्ट पेड करने के बाद से कोई प्रॉफिट रह ही नहीं जाता है या कंपनी लॉस में चली जाती है। उस केस में क्या करते हैं आप, उस केस में क्या होगा, शेयर होल्डर्स क्या होगा, रिस्क, उस केस में रिस्क है। इट इज फॉर दिस रीजन अंडर ऑल सिचुएशन द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट दैट द रिस्क एज्यूम्ड बाय देम शुड मैच विद द रिटर्न्स अर्न्ड। अगर ये शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन एक होता है कि मैं इतना शेयर अगर परचेज कर रहा हूँ, इतना शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे साल में इतना रिटर्न मिलेगा, एक एक्सपेक्टेशन अगर है तो वो उसको रिटर्न होना चाहिए। It is a fact that as the proportion of debt goes beyond a certain level in the capital structure, the risk of the shareholders increases further. और ऐसे ही जैसे ही proportion of debt goes beyond a certain level, एक लेवल है, अगर उससे अधिक अगर आप डेप्ट ले लेते हैं उस समय शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या होता है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो एक्सपेक्टेशन होता है उसमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए। When debt is issued beyond a certain point, the cost of equity goes up as the risk. यानी कि अगर डेप्ट आप एक नॉर्मल जो पॉइंट है उससे अगर अधिक अगर आप ज़्यादा इश्यू कर देते हैं, ज़्यादा लोन ले लेते हैं, उस केस में जो इक्विटी जो होगा शेयर होल्डर्स का वो क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। और अगर नॉर्मल कंडीशन में जो पॉइंट है उस लेवल तक अगर आप लेते हैं तो उस समय शेयर होल्डर्स को क्या हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन होगा, जो रिटर्न होगा वो उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैच करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कास्ट। द कास्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज नोन एज फ्लोटेशन कास्ट। जो भी हम फंड रेज करते हैं, जिस सोर्सेज से हम फंड को रेज करते हैं, जिस सोर्सिंग करते हैं फंड का, वो अगर उसका फ्लोटेशन कास्ट अगर अधिक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मनी स्पेंड होता है। मतलब एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, प्रिंटिंग कराना पड़ता है, अंडरराइटिंग कमीशन भी देना पड़ता है। जैसे क्या है, कोई कंपनी है अगर वो शेयर इश्यू करती है तो शेयर इश्यू ऐसे थोड़े कर देती है, कंपनी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है कि कंपनी के इतने शेयर से इतना प्रॉफिट अर्निंग कर रही है कंपनी, इसके इतने रुपीज़ के शेयर, इतने शेयर है, तो ये एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसको प्रिंट कराती है, फिर उसको और एक एजेंट को लगाती है, ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशन को लगाती है, जो ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो ऐसे और भी कई ब्रोकरेज एजेंसियां होती हैं जिनसे वो टाई अप करता है, जिसके लिए उनके शेयर जितने उस कंपनी से इश्यू होते हैं उस पर उनको अंडरराइटिंग कमीशन भी मिलता है। तो वो फ्लोटेशन कास्ट में ऑलरेडी इश्यू, फ्लोटेशन कास्ट में जो इनका कमीशन दिया जाता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज होता है, प्रिंटिंग जो एक्सपेंसेज होता है, ये सारी चीज़ें फ्लोटेशन कास्ट होती हैं। ये जितना फ्लोटेशन कास्ट अधिक होगा उतना ही वो क्या होगा, रिस्की होगा। ए सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्विंग लेस फ्लोटेशन कास्ट कंसिडर्ड टू बी मोर प्रिफरेबल। और ऐसे अगर जितना ही फ्लोटेशन कास्ट, ये सब कास्ट कम होंगे उतना ही वो क्या होगा, प्रिफरेबल होगा, उसी को प्रीफर करते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, जहाँ कम से कम पैसे में सामान मिल जाए वही आप परचेज करते हैं, सामान वही कम पैसे में मिल जाए तो आप उसको प्रीफर करते हैं। It is usually presumed that the cost of raising debt is less than that of equity। और जो भी यूजुअली परज्यूम, जो रिज्यूम्ड होता है वो इक्विटी से क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। ये फ्लोटेशन कास्ट है, हाई ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी।
ये फ्लोटेशन कास्ट अगर हाई है तो हाई किस पे होता है, इश्यू ऑन इक्विटी पे होता है, लो ऑन इश्यू ऑफ डेब्ट। ये फ्लोटेशन कास्ट किस में कम होता है, जब आप डिबेंचर्स इश्यू करेंगे तो फ्लोटेशन कास्ट कम होगा, लेकिन शेयर इक्विटी से इश्यू करेंगे तो फ्लोटेशन कास्ट क्या होगा, अधिक होगा। ये डायग्राम आप लोग सारे डायग्राम आप अपने कॉपी में बना लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।